गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लेके आई हूँ 10th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख, जिसमें हम पढ़ेंगे वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, मांगों का दोहरा सहयोग क्या होता है और संयोग में मुद्रा की आवश्यकता क्या होती है, बैंक क्या होते हैं और मांग जमा चेक इत्यादि क्या होता है। तो पहला हमारा जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्या खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। मान लीजिए आप जोखिम भरी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, ऐसे में आप किसी से ऋण यानी कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसमें क्या परिस्थितियां होंगी। देखो, अधिक जोखिम वाली परिस्थितियों में जैसे आपने कोई फसल बर्बाद हो गई, कोई आग लग गई, कोई संपत्ति नष्ट हो गई, तो ऐसे में व्यक्ति जो है कर्ज के जाल में फंस जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सपना नाम की लड़की है, उसने एक साहूकार से ऋण लिया है। उसने अपनी फसल के आधार पर ऋण लिया था, परंतु जब उसकी फसल पकने का समय आया तो कीटों ने उसको खा लिया, या मान लीजिए फसलों में आग लग गई, तो वो जो ऋण है वो नहीं चुका पाई, और ना ही सपना की इतनी कमाई है कि वो ऋण चुका पाए और ब्याज दे पाए। ऐसे में उसे क्या करना पड़ेगा, ऐसे में उसे या तो अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी, ऐसे में वो और भी खराब परिस्थितियों में फंस गई है। तो इस ना दे पाने की वजह से वो इस जाल में फंस गई है। क्योंकि देखो, खेतों के लिए उसने कर्ज लिया है, तो खेतों की जो स्थिति है वो वर्षा पर निर्भर करती है। कीटनाशक दवाइयाँ, तकनीक, बीज, रासायनिक खाद, ये सब चाहिए उसको। इसलिए अगर ये वो किसान है तो वो एक जाल में फंस गई है। मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण दीजिए। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है दोहरा संयोग होना। कहने का मतलब है कि वस्तु के बदले वस्तु देना और लेना। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक जूता बनाने वाला है, जूता निर्माता है, वो क्या करेगा, पहले जूता बनाएगा, जूते को बेचेगा, जूते को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे गेहूं खरीदेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले एक जूता खरीदने वाले को ढूंढना पड़ेगा, फिर एक गेहूं बेचने वाले। परंतु यदि ऐसा हो कि वह जूता बेच दे और उसे मुद्रा मिल जाए और फिर उस मुद्रा से वो गेहूँ खरीद ले, तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली की ज़रूरत नहीं है। या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उससे जूता ले ले और बदले में उसको गेहूं दे दे, तो ऐसे में क्या होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वस्तु के बदले। तो ऐसे में अगर उसको ऐसा किसान मिल जाए जो उससे जूता भी खरीद ले और बदले में उसे गेहूं दे दे, तो ये क्या हो जाएगा, दोहरा संयोग हो जाएगा, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगी, वस्तु के बदले वस्तु। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच में बैंक किस तरह मध्यस्थता का कार्य करता है। मान लीजिए कुछ ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं, या ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक उनके बीच में पुल का काम कैसे करता है। देखो, अतिरिक्त मुद्रा कमाने वाले अपने धन को बचाना चाहते हैं, जो उनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है, एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, उसको वो बैंकों में जमा कराते हैं ताकि उन्हें ब्याज मिल जाए। दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनको बैंकों से लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं। तो बैंक वाले जो मुद्रा वाले थे उनका खाता खोलेंगे, उनके पैसे को अपने बैंक में रखेंगे और उन्हें ब्याज देंगे। फिर उसी पैसे को वो अधिक ब्याज पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें ऋण पर दे देंगे, कर्जदारों को अधिक ब्याज पर वो ऋण पर दे देंगे। इससे बैंक को भी लाभ होगा और अतिरिक्त आय और ज़रूरतमंद दोनों की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। 5th क्वेश्चन है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है भाई। देखो, भारत में ऋण के 2 तरह के स्रोत होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक स्रोतों में ऋण ग्रामीण परिवारों की ज़रूरत की 50% ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बाकी अनौपचारिक। इसका मतलब होता है बच्चों, जैसे आपने किसी से कर्जा लेना है तो उसके 2 रास्ते हैं, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक जैसे बैंकों से कर्जा लेना या किसी सहकारी समिति से कर्जा लेना, जिसमें आपको एक लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, अपना जो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और निश्चित समय पर ऋण देना पड़ता है। अनौपचारिक होता है जो आप अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, पड़ोसी से, किसी साहूकार से लेते हो, परंतु इसका ब्याज दर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में हमें ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कर्जदार को कम ब्याज पर पैसा मिल जाता है और ऐसे में औपचारिक स्रोतों द्वारा उसका शोषण भी नहीं किया जाता। क्योंकि आप साहूकार से लोगे, रिश्तेदारों से लोगे, वो ब्याज ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा होता है। ऐसे में आप अगर औपचारिक रूप में बैंकों से लेते हो लोन या किसी सहकारी समिति से लेते हो, वो कम ब्याज दर पर आपको लोन मिल जाता है। अगला प्रश्न 6, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठन के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। गरीबों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ संगठनों का निर्माण किया गया है। ये जो हैं सहायक समूह संगठन कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, कर्जदारों को ऋण देते हैं, उनके कर्जों को उभारने की कोशिश करते हैं, और जो ये ऋण देते हैं उसका ब्याज दर बहुत कम होता है।
ऐसे में ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाते हैं, यानी महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करते हैं, उन्हें रोजगार देते हैं। तो इस तरह ये क्या करते हैं, स्वास्थ्य, पोषण, हिंसा इत्यादि पर भी चर्चा करते हैं। तो जो ये समूह के संगठन होते हैं, ये लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार देते हैं, उनको ऋण देते हैं, महिलाओं को स्वावलंबी बनाते। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? भाई देखो, बैंक हमेशा उसे कर्जा देगा जहां उसे भरोसा है कि मेरा कर्जा वापस आ जाएगा, मेरा ब्याज वापस आ जाएगा। जहां उसे विश्वास नहीं होता, बैंक उसको कर्ज क्यों देगा? तो बैंक हमेशा जब कर्ज देता है तो कोई ना कोई संपत्ति गारंटी के रूप में रखता है। यदि उसके पास गारंटी की संपत्ति कोई नहीं रख पाता तो उसे ब्याज नहीं देगा। क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऋण ले लिया, कर्जा ले लिया, और वो अपनी संपत्ति रखता है गिरवी, और वो ब्याज या पैसा नहीं वापस दे पाता, तो बैंक वाले उसकी संपत्ति से ही अपना जो नुकसान या कर्जा होता है वो पूरा कर लेते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक की गतिविधियों के किस तरह नजर रखता है? देखो जी, भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है। हर एक बैंक के अपने पास क्या होते हैं, एक राशि को जमा करने की न्यूनतम सीमा होती है, यानी जितने भी बैंक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पैसे को जमा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इन पर नज़र रखता है। वो देखता है कि कितने बैंक हैं, कितने बैंक दिए हैं, छोटे किसानों को, छोटे व्यापारियों को, कर्जदारों को ऋण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और जो ऋण दिया है वो वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितनी ब्याज दर पर दिया जा रहा है, ये सब बातें कौन ध्यान रखता है? रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, विकास में ऋण की भूमिका बताइए। देखो भी, विकास के लिए अगर आप विकास करना चाहते हो तो ऋण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग गरीब होते हैं, छोटे उद्योगी होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। ऐसे में वो बैंकों से ऋण लेते हैं और फिर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उद्योग और कृषि में पैसा लगाते हैं, और तभी उनके उद्योग और व्यापार का बढ़ावा होता है। अगर ये ऋण नहीं होगा तो देश में उद्योग और कृषि का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए विकास में ऋण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।